क्या हुआ 5 जुलाई को जब आप कीर्ति चक्र मिला, समारोह हुआ, कौन कौन गए थे, कैसे क्या हुआ, और फिर ये मेडल कहाँ चला गया? देखिए 5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और माँ दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेकर दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को दूं। और एक मूर्ति यहाँ पे लग रही है लखनऊ में, तो हमने सीओ साहब के माध्यम से भी 3 बार उनके पास ये मैसेज भिजवाया और खुद भी उनके पिता से ये कहा, उनके माताजी थी, कि देखिए ये जो चक्र है ये किसी आलमीरा में रखने के लिए नहीं मिलता है, ये उस बहादुर की निशानी है जिसकी छाती पे शोभा देगी। तो अगर आप हमें या तो आएं उस दिन या हमें आप ऐसा करें कि ये चक्र दें और हम उसको छाती पे उस दिन लगाएंगे, और जब उसका अनावरण हो जाएगा मूर्ति का तो हम इसको आपको ससम्मान वापस कर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला हम इस पे देखेंगे, और ना ही सीओ साहब को कोई जवाब दिया कि हम उस पे, उनको भी यही कहे कि हम इस पे देखेंगे। और वो फिर जब हम 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद माननीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो उनसे मिल करके जब तक हम होटल पहुंचे तब तक वो लोग होटल से चेकआउट करके जा चुके थे 12 बजे। और वो सब ये अंशुमन की पत्नी स्मृति का ये व्यवहार है, जाहिर रूप से उनका ही व्यवहार है जी। ये कब से व्यवहार में बदलाव आया? शहादत के बाद बेटा आपने खो दिया, उसके बाद से उन्होंने बदलाव ऐसा व्यवहार में आया? आपको कभी सोचा था कि जिस लड़की को आप बहू बना करके लाए उसका बेटे के जाने के बाद इस दुख की घड़ी में वो भी ऐसे बदल जाएगी? देखिए हमारे बेटे ने जब हमसे कहा था कि डैडी शादी कर लेते हैं, तो वो मिलिट्री स्कूल चाइल्ड में चला गया था 10-11 साल की उम्र में। उसके बाद वो मिलिट्री स्कूल से निकलने के बाद आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज गया, जहां पे पूरा फौजी परिवेश दोनों में होता है। जब वो कमीशन लिया तो कमीशन लेने के बाद भी 19 मार्च को कमीशन मिला, 20 को हम पुणे से निकले, 22 को यहाँ पहुंचे, 23 को हम आगरा गए और 23 को ही देश कोरोना में लॉक हो गया था। तो एंटायर 365 डेज मेरे बेटे जो इंटर्नशिप का टेन्योर था उसमें एक बेदिन छुट्टी नहीं आया। जब उसका मेडिकल बेसिक कोर्स होता है MOBC, वो भी हो रहा था 2021 में, तब भी कोरोना का प्रकोप था, वो हमारे पास नहीं रह पाया। हम कभी कभार खाना बना के वहां ले जाके दे आया करते थे, थोड़ी सी जो उनके दोस्त मिलके खा पी लिया करते थे। तो मेरे बेटे ने जब भी कहा कि डैडी शादी कर लेते हैं, तो मैंने एक ही से कहा कि ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारा बचपना छीन लिया। ये पब्लिक डोमेन में मैं अपने पिताजी, अपने रिश्तेदार सबको बोला था कि मेरा बेटा जिसको भी कहेगा शादी कर देने के लिए, मैं वो पिता हूं कि मैं उसी से शादी करूंगा। तो मेरे बेटे ने कहा कि डैडी शादी कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा कर लेते हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बाद में तुम्हें काश शब्द ना सुनना पड़े। और मैंने बड़े शान के साथ शादी किया, और बधाई के पात्र हैं उनके माता पिता भी। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमारे बारात का स्वागत किया, स्मृति के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। जितने कहाँ हुई थी शादी, कैसे हुआ था? कानपुर में हम 10 फरवरी को शादी किए थे। हम यहाँ से 2 दिन वहां रुके होटल में, और शादी बड़े धूमधाम से किए, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था। और मैंने बेटे में, आप जो लोग कहते हैं, एक चम्मच भी नहीं लिया, और बड़ी खुश थे हमारा दोनों परिवार, बड़ा आनंद से जीवन चल रहा था। बेटी की जो बीच में जितना 5 महीना था, हमारी बहू हमारे साथ, जो हम एक फ्लैट लिए थे, जिस फ्लैट में हमारी बेटी नोएडा में ITS डेंटल कॉलेज में है, वो और मेरी बहू दोनों, चूंकि वो ICICI लोम्बार्ड में काम करती थी, तो दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। वो थोड़ी खाना वाना कम बना पाती थी, चूंकि इंजीनियर थी और पढ़ने लिखने में ज्यादा रहा होगा। तो मैं अपने बहू, तो मेरी पत्नी भी वहां गई थी, और उनको खाना वाना बना करके और वो चीजों से एकोमोडेट करके कि इनकी जिंदगी ठीक से चले। 15 दिन 20 दिन या 1 महीने पहले मेरी पत्नी आई थी वहां से, और मेरी बहू और बेटी वहीं पे थी। 18 तारीख को भी मेरी बेटी और बहू बाहर ही बैठ करके, बेटी पढ़ रही थी तो उनकी बातचीत चली, और 19 को मेरी बहू ने ही कहा था कि अप्पा वहां से एक सूचना आई है कि ऐसा हो गया है। तो पल पल के हम वो थे, और जब हमें बताया गया कि वो नहीं रहे, तो मैंने तत्काल कहा कि तुम लोग वहां से कैब करके निकलो। तो मेरी बेटी और बहू कैब करके यहाँ शाम को लखनऊ पहुंची थी, और जो भी धार्मिक कार्य थे बिल्कुल ठीक से गुजरे। कोई उनके माता पिता भी आ गए थे 19 तारीख को ही। फिर 20 को 19 हम लोग चले गए थे, 20 को सुबह गोरखपुर में हम रुके। 20 को चूंकि मौसम खराब था तो उनकी डेड बॉडी नहीं आई, 21 को आई थी,
और उसी भी दौरान 20 को उनके पिता ने एक बात छेड़ी थी। उनका क्या मंतव्य रहा मैं नहीं कह सकता कि अभी तो केवल 26 साल उम्र है। हमने कहा कि ये हमारी बेटी भी है और बहू भी है और मैं नहीं चाहूँगा कि ये वैधव्य को झेले, तो निश्चित रूप से मैं इसकी शादी अपने यहाँ से धूमधाम से करूंगा। अगर ये जहाँ भी कहेगी शादी करने के लिए, और मैं इसे बेटी बना के शादी करूंगा और हम दोनों परिवार मिलकर करेंगे। अगर ये कहती है कि नहीं मैं शादी कहीं और नहीं करूंगी, घर में करूंगी, तो मेरा बेटा केवल 2 साल छोटा है, मैं उससे भी शादी कर सकता हूं। अगर वो ये कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे ही अंशुमान के नाम के साथ रहूंगी, हो सकता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता था, निर्णय उसका था। तो मैं जो भी मेरे पुत्र का बेटा या बेटी पहला होगा मैं उसको उसकी गोद में दूंगा और पूरी लिगेसी उसको पास ऑन होगी और हमारे घर की बड़ी बहू और मालकिन बन के रहेगी। मेरी पत्नी ने तो चौथे दिन उसको सब कुछ सौंप दिया था। आज भी उसी के लाकर में उसके और हमारी पत्नी पूरे परिवार के गहने पड़े हैं लखनऊ में। और उसके बाद कुछ भी हमें एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही हैं। लेकिन 2 तारीख को सडन उन्होंने कहा, 2 को उनकी थी कि हम अगले दिन, उनकी माता ने कहा कि हम जाएंगे, वहां भी कुछ हमने धार्मिक प्रयोजन रखे हैं। हमने 2 अगस्त, अच्छा 2 अगस्त 2 अगस्त को थी और 13 को ये हुआ। पूरे रस्म रिवाज के साथ हमारी 13 मनाई गई। जो अगला दिन होता है भोज का, जिसको आप कहते हैं मतलब कच्चा खाना, भात खाना, आप तो उस दिन वो भी चल रहा था। और गंगा किनारे या सरजू किनारे जहां भी लोग जाते हैं, तो सरजू हमारे यहाँ है, वहां किनारे हमने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि जो पत्नी के जो कड़े होते हैं या कपड़े होते हैं वहां जाके प्रवाहित किए जाते हैं। तो हमने कहा बेटा वो आज के दिन एक दिन रुक जाओ, करके जाते हैं। तो भी कहा नहीं अपा जरूरी है। तो हमने पंडित को बुला के और पूरे रस्मों रिवाज के साथ वो सारे चीज पूरे कराए। और वो 3 तारीख को जब हमारे यहाँ भी खाना पीना चल रहा था, तभी वो यूपी सरकार की गाड़ी थी और वो लेकर के माननीय योगी जी का बहुत सहयोग रहा। तो वो गाड़ी यहाँ आई थी लेकर के, ट्रांसपोर्ट की रोडवेज की गाड़ी थी, लेके आई लखनऊ। और वो सुबह 4 तारीख को गई। जाते समय वो क्या उनके मन में था, उनकी माताजी के मन में था, नोएडा में जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट में चाबी जब बंदा ला करके दिया तो उन्होंने पूछा और क्या सीन है। और उसके बाद वो 4 घंटे रही, अपना सारा पैकिंग किया, जहां जहां मेरे बच्चे की कोई भी अवशेष था, चाहे उसके कपड़े हों, उसके जूते हों, उसके टाई हों, सब उन्होंने एक झोले में पैक किया। जो हमें 13 अगस्त को पता चला जब मेरी बेटी वहां पे पहुंची, जब उसने फोटो भेजा कि डैडी ये देखिए, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं। तो वो ये कहते रहे कि अभी थोड़ा इनस्टेबल है और थोड़ी सी उसको टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए। दुखी मैं भी हमेशा बातचीत करने की कोशिश करता था और कभी कभार बातचीत करता था। मैडम हमेशा टच में थी, फोन करती थी, मैसेज करती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इनका अंशुमन के नाम से एक सिम था, जिस सिम पे एयरटेल का पोस्टपेड था सारे परिवार का, हमारी वाइफ का और बेटी का, बेटे का और बहू का। तो उन्होंने जो बेसिक सिम था उससे सबको एलिमिनेट कर दिया और उसको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया। हमने जब फोन किया एयरटेल में तो पता चला कि उस नंबर से फोन करके ऐसा किया गया। तब भी हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। जो एटीएम हमारी पत्नी यूज करती थी, तो उस एटीएम को उन्होंने 8 तारीख को 14:37 पर ब्लॉक कर दिया था उसी रजिस्टर्ड नंबर से। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वो एटीएम किसके बैंक अकाउंट का था? उनके बैंक अकाउंट का था, जो उनका डीएसपी अकाउंट था। तो वो अपनी माँ को पहले से ही, जब से उनका तनख्वाह आया तब से दिए थे। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि माँ और अंशुमन सिंह का अपनी माँ के साथ, हाँ अंशुमन सिंह की अपनी माँ के साथ ज्वाइंट अकाउंट था? नहीं, डीएसपी अकाउंट में फैसिलिटी होती है कि 2 एटीएम होते हैं। अंशुमन सिंह का अपनी माँ के साथ ऐसा एक अनमोल बंधन था जिसको समाज में आपको बहुत अनमोल, आप ये कहें कि उदाहरण मिलेगा नहीं। क्योंकि कहाँ बात बिगड़ने लगी, क्या कभी कुछ पता चला? वो चीज आपको बता दूं, शादी करने जब वो गए थे और सूट लेके बहुत फक्र से गए थे कि मैं सूट पहनूंगा मेरी सगाई के बाद, और माँ ने उस शेरवानी को पकड़ के सिर्फ ये कह दिया कि मेरे बेटे का शेरवानी बहुत अच्छा लगता है। तो उस बेटे ने वो सूट पैक शादी के रस्मों से वापस लाया, जूते, लेकिन वो पहना नहीं अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ को अगर शेरवानी अच्छा है तो सारे रस्म इसी पे होंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या लगाव रहा होगा। उनके थोड़े बाल पके थे। एक बार माँ ने कह दिया था कि मेरे बेटे का बाल बड़ा सोना लगता है। पूरी शादी में सारे लोग कह के हार गए, उन्होंने अपने बाल को नहीं रंगा। सगाई में उनकी दाढ़ी थी। हमारे एक भाई ने कहा कि बेटा आज अपनी बाल को तुम दाढ़ी बना लो। तो बोले अभी अंकल आता हूँ 1 मिनट में, और होटल में जाके अपने दाढ़ी को छील करके आए, जो कि दाढ़ी बहुत, हम लोगों ने कहा, इनकी माँ ने कहा होता तो शायद कर लेते। तो आप देखिए कि उनका परिवार के साथ क्या एक लगाव था। और वो जब से मिलिट्री स्कूल में गए, जब से यहाँ आते थे तो कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाए। मैंने तो पिछले 15 साल में उनको अपने हाथ से खाना खाते ही हुए नहीं देखा। शादी की टेबल पे भी आप अगर देखेंगे, वीडियो होगा, तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं खाया, माँ ने खिलाया, घर में खिलाया। कहाँ बात बिगड़ने लगी? कभी सोचा था कि जिस लड़की को आप बहू बना करके लाए, अपने बेटे की मर्जी से लाए, इतने धूमधाम से लाए,
वो ऐसी बेरुखी से चली जाएगी? इसका गम मुझे आज भी है कि काश हम ये जान पाते कि मनसा बाचा कर्मणा से मैं, मेरा परिवार कहाँ वो खता किया कि वो इस तरह की सोच पे वो लोग आ गए। हम आज तक यही नहीं जान पाए। हमने अभी 5 फरवरी को उनसे पूछा भी कि आप बताएं कि मैंने कहाँ गलती किया, मेरा परिवार कहाँ गलती किया। हम तो कम से कम ये जाने कि वो कौन सी खता थी जिसकी इतनी बड़ी सजा आप हमें दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं उनके पिता ने। हमने उनको ऑन द रिकॉर्ड कहा कि वो हमारे जीवन के अंग हैं, आपके लिए भविष्य भूत हो सकते हैं, हमारे वर्तमान और भविष्य वही हैं। ये हमारी चैटिंग में है कि आपके विचार आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, पर व्यक्ति की नज़र में, व्यवहार की नहीं, समाज की नज़र में, व्यक्ति की नज़र में, व्यवहार की नहीं। हमारे साथ अंशुमन की माँ हैं, वो भी उस समारोह में गई थी अपने बेटे को जब कीर्ति चक्र मिला था। देखा था आपने चक्र हाथ में लिया? कब लिया था आखिरी बार? नहीं लिया, बस मैं हाथ बढ़ाई थी। वो मैं कोशिश कर रही थी कि चलो वो पकड़िए, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी कि हाथ नहीं बढ़ा रही है। आप लोग देखे होंगे, मैं कुछ सेकेंड के बाद ही मैं हाथ ले गई हूँ और फिर मैं हाथ हटा दी। दुख ही इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। बाकी तो जो कर रही है प्यार से करके जाती, मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी। वो दुख नहीं होता जितना कि सडनली साइलेंट जो बोलते हैं, ये वर्ड बहुत भारी है। साइलेंट वो एकदम से बंद कर दी हमसे। और जब माँ के साथ गई तो माँ ही बोली कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, तेरही के अगले दिन वो भी बोली कि कुछ दिन माँ के पास रहूंगी। तो मैं खुश थी। उतना बड़ा उसके पास दर्द था, एक पति खोई थी। माँ से बड़ा दर्द पत्नी को होता है, पर जैसे ये व्यवहार बहुएं कर रही हैं तो माँ का और दर्द बढ़ जाता है। अगर उसे टच में भी होती, टच में एक बार पूछ लेती, तसल्ली होती कि अंशुमन नहीं तो कम से कम अंशुमन की पत्नी मेरे साथ है। मेरे बेटे की जितने बच्चे चाइल्ड से लेके एफएमसी तक सारे एक बार पूछ ले हैं, मम्मी जी आप ठीक हैं, लगता है अंशुमान पूछ रहे हैं। तो एक फोन कॉल से ही पूछ लेती, हमें और क्या चाहिए। ये तो दिल सुकून मिलता कि बहू मेरी मेरे हालचाल तो पूछती है, और कुछ चाहिए नहीं माँ बाप को औलाद के सिवा। अब वो क्या सोचती है ऊपर वाला ही जाने। शायद मैं ये किस्मत मेरी अच्छी नहीं जो मेरे साथ मेरा बेटा नहीं, पर जो इतना बड़ा सम्मान मिला है ये मेरे साथ है और पूरी जिंदगी रहेगा। और मैं ये भूलूंगी थोड़ी। अपने औलाद को कोई नहीं भूलता है, वो भूल सकती हैं, शादी करेंगी, मैं खुद उनकी शादी कराती, पर वो करेंगी, बच्चे होंगे, दूसरे फैमिली को अपनाएंगी, पर जिससे वो जानी जा रही हैं उस फैमिली को साइलेंट कर दी। बहुत दर्द है। उस परिवार को साइलेंट कर दी, उस परिवार के इमोशंस को। और पिता उनके हैं, पिता रिटायर्ड फौजी हैं। बेटे की जो आप बस्ट कह रहे थे मूर्ति लगनी है, आपने क्या बहू से कहा कि एक बार कम से कम मेडल दे जाओ? क्या कहा था, क्या गुजारिश की थी? आपने मैसेज भेजा? मैंने जो 26 पंजाब रेजिमेंट के सीओ कर्नल लिनवल साहब हैं, उनसे 6 तारीख को, 5 तारीख को 3 बार ये कहा कि आप प्लीज उनसे एक बार कहिए कि वो इस मेडल को दे दें और हम उस अनावरण के बाद उनको दे देंगे। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनके पिता से, बहू से तो मेरी बात नहीं हुई, उनके पिता से, उनकी माता से कहा कि आप ऐसा करें कि ये हमें दें और हम उसको जब अनावरण के बाद दे देंगे। और जब हम अभी आए नहीं थे, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के पास थे, वो अपनी पर्सनल गाड़ी से गए थे, हमारी तो 4 बजे फ्लाइट थी, 4:45 बजे फ्लाइट थी, तो वो उस समय एक बार फोन भी नहीं किया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। जब उनसे बार बार फोन करता रहा कि क्या हुआ, और उस समय लौटते समय में रक्षा मंत्री जी के यहाँ से लौटते समय में मैंने कर्नल निर्मल साहब को फोन किया, क्या आपकी बात हुई कि नहीं हुई। जाते समय फोन किया, क्या आपकी बात हुई कि नहीं, इसी के बारे में। लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स या जवाब जब नहीं मिला तब ये दिल विदीर्ण हो गया। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लोग, ये मीडिया में चल रहा है कि हमें पैसे का लालच है। देखिए, कंपनसेशन मिला क्या उसको लेकर के कुछ डिवीजन में कहीं? 21 जुलाई 2023 को मीडिया के लोग हमसे पूछे कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से, ये ऑन द रिकॉर्ड है, पेपरों में है, कि मैं अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान करता हूं, जो सरकार को चाहिए वो कर ले, और लिख को देने के लिए तैयार था। मैंने माननीय
योगी जी के पास जाकर के भी ये बात कहा था कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है उनके नाम से कोई विद्यालय ऐसा, तो मैं अपनी पूरी जो संपत्ति है, वो जो पैतृक संपत्ति है, उनको मैं दान करने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मेरे स्टेटमेंट थे कि मैं अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता। और मैं पहला पिता तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद मेरी ऐसी सिखलाई रही या ऐसा कुछ रहा, मेरे पूर्वजों की देन थी कि जब मुझे बताया गया कि आपके बेटा इस दुनिया में नहीं रहे 11 बजे, तो हर पिता जैसे दुखी होता है, उसके कंधे पे बहुत बड़ा भार होता है। मैं भी दुखी हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए और यही शब्द कहा कि आप ये बताएं कि मेरा बेटा वीरों की तरह से इस दुनिया से गया या कायरों की तरह से, क्योंकि एक फौजी की तमन्ना होती है कि जब उसके अंतिम सफर हो तो वो तिरंगे में हो। और हमें बताया गया कि नहीं, आपका बेटा बहुत बहादुर था और बहादुरों की तरह से गया। तो मैंने कहा कि मुझे फक्र है कि जो मैं खो दिया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन वो वीर था और अंत समय में उसने बहादुरी के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया। तो इसमें किसी भी प्रकार के कंपनसेशन या पैसे का कुछ नहीं था। अगर उनको चाहिए तो मैं आज भी देने के लिए तैयार हूं, और जो भी मेरे पास है, महादेव साक्षी है, मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मेरे बेटे का जब परमानेंट एड्रेस चेंज करा दी वो 5 फरवरी 2023 को, जो कि ये परमानेंट एड्रेस कैसे, क्या बदला, कहाँ का एड्रेस था, कैसे बदला? जो मेरा देवरिया का एड्रेस है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सोल्जर बोर्ड है वो उनका जो नेटिव सोल्जर बोर्ड है, लेकिन वहां जब मैं गया अभी वहां पे राष्ट्रपति भवन में, तब उनके सीओ साहब ने एक पार्टी ऑर्डर की कॉपी मुझे दिखाई, जो कि 5 फरवरी 2023 को परमानेंट एड्रेस उस अफसर का बदल गया और वो अब दीनानगर गली नंबर 3 शिवनगर दीनानगर गुरदासपुर पंजाब हो गया। तब मैंने इस बात पे उठाई कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास तो बेटे की अब पहचान भी नहीं बची। मैंने जो उनके कंसर्निंग अधिकारी थे कर्नल भरद्वाज साहब, जो रिकॉर्ड अफसर एएमसी के, उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला देखिए एनओके अगर चाहती है तो उसके पर्सनल एप्लीकेशन पे हमेशा कर देते हैं, यही नियम है। हमने कहा आप एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर दीजिए, कम्युनिकेशन का एड्रेस चेंज कर दीजिए, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे चेंज कर सकती है? इस अधिकारी के परिवार में उसके माँ भी हैं, उसके बाप भी हैं, हमारी पहचान है। तो आप गवर्नमेंट के जो भी अब उनके साथ वो भी एड्रेस बदल, बिल्कुल। और इस बात को मैंने आर्मी के तमाम सक्षम अधिकारियों के नोटिस में लाया, और ये मुझे गम था। तब ये बात है कि जो सारे बज़ में ये बात कह रहा हूं जो पब्लिक में, वरना एक साल तक मैं भगवान शंकर जैसे गले में विष पिया था। मेरे पिता को ये नहीं पता था, मेरे परिवार को, कि मेरी बहू घर छोड़ के जा चुकी है, मैंने कहा नहीं था। एक अफसोस कि जो परमानेंट एड्रेस था बेटे का, बेटा हाथ से गया, शहीद हो गया। एक एड्रेस, एक पहचान थी, वो भी बदल गया, जो कीर्ति वो बिना मर्जी बदल। और जो मेडल जो बेटे ने शहादत देकर के, जान देकर के मिला उसको सम्मान, वो भी एक बार छूने को नहीं मिला। मैं अपने हाथ से नहीं छुआ, मेरी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से लेते समय छुआ था, और राष्ट्रपति भवन के आगे एक फोटो लेते समय इनके हाथ में वही सीओ साहब ने दिया था कि एक बार आप पकड़ लीजिए, कि उन्होंने ये 2 बार छूने का इनको सौभाग्य मिला। लेकिन मैं यही देखता था कि एक बार हमारी कम से कम बहू ये कहें कि अप्पा आप देख लीजिए। अब ये कहें कि तमन्ना तो बहुत थी, क्योंकि मैं एक फौजी और मैं समझता हूं कि कीर्ति चक्र की मर्यादा क्या है, लेकिन मैं दूर से किसी एक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति की तरह से सिर्फ देखता रहा, लेकिन अपने उस अंतर्मन की व्यथा को समेटे रहा, संजोए रहा, लेकिन अपने लबों तक नहीं ला पाया। और वो अंत तक सिमट करके हमारी जो इच्छाओं की कलियां थी उन पर तुषारपात हुई। और जब इतना एक अमर्यादित व्यवहारिकता का परिचय उन्होंने दिया, तब ये बात मैंने समाज में कही, वरना ये चीजें समाज में जाने के लिए शोभा नहीं देती।